हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल निर्जी ज्ञान पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जो है क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट कर चुके हैं और हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किया। तो अभी तक जो लेक्चर हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में समझा था। आज के लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ को यूज करेंगे कब? जब हमारे पास मल्टीपल चार्ज सिस्टम होगा, है ना। मैंने आपको बताया था कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो अगर आप इसका सीक्वेंस याद रखोगे, जैसे कि पहले तो आप पढ़ोगे सिंगल चार्ज पार्टिकल, है ना। उसके बाद आप पढ़ते हो दो चार्ज का सिस्टम जिसके अंदर हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं मल्टीपल चार्ज सिस्टम जिसके अंदर एन नंबर ऑफ चार्ज होते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, उनको काउंट कर सकते हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज सिस्टम जिसमें हम पढ़ते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। जैसे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जो है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ा है। आज जो है हम मल्टीपल चार्ज सिस्टम की वजह से फोर्सेस निकालेंगे। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है स्टार्ट कर चुके हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। पहली ही लाइन, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है जी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है, इसको ध्यान से समझना है। जैसा कि मैंने अपनी पिछले लेक्चर्स में भी आपको बोला था कि ये एक रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है, ये आप ऐसा समझो बिल्कुल आप ट्यूशन में पढ़ रहे हो। तो आप अपना रजिस्टर और कॉपी साथ लेकर के बैठो, रजिस्टर पेन और कॉपी जो भी है, बुक साथ लेकर के बैठो और यहां पर जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको साथ के साथ लिखते चले जाओ। आपके नोट्स भी बनेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको चीजें समझ में आएंगी भी। तो आज हम जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। लेट्स से हमारे पास कोई सिस्टम है, अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ बना दिया, मान लो मेरे पास ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं। लेट्स से कि यहां पर है, यहां पर है, मान लो ये है हमारा Q1, ये Q2, ठीक है जी, ये Q3, ये Q4, ठीक है, Q5। इस तरह से जो है हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर मान लो 5 चार्ज है। अभी हम 5 ले लेते हैं, फिर हम जो है इसमें n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से देखेंगे। लेट्स से आपको बोला जाता है कि भाई ये जो Q1 है, इस Q1 के ऊपर जो है आपको इस सिस्टम के अंदर जो भी चार्जेस हैं, तो इस सिस्टम के अंदर जो भी चार्जेस है उन सभी चार्जेस की वजह से Q1 के ऊपर नेट फोर्स बताओ। आपसे ये बोला जाता है कि Q1 के ऊपर नेट फोर्स या टोटल फोर्स बताओ, किसकी वजह से? इस सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज है उनकी वजह से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में जब बहुत सारे चार्ज एक साथ इंटरेक्ट करते हैं और आपसे गिवन चार्ज के ऊपर जो है नेट फोर्स निकालने के लिए बोला जाता है, तो उसी के अंदर हम क्या लगाते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते वक्त ये ध्यान रखना है, चूंकि आपको इस Q1 के ऊपर फोर्स निकालना है Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4 की वजह से, Q5 की वजह से। तो जब आप ये फोर्स निकालते हो, लेट्स से मैंने बोला कि भाई फोर्स ऑन वन, यानी कि Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, है ना। वन के ऊपर टू की वजह से आ गया, थ्री की वजह से आ जाएगा, प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू फाइव। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। भाई यहां पर हमने क्या किया, मुझे फोर्स निकाला, उन फोर्स को मैंने ऐड कर दिया। बट यहां पर एक छोटी सी बात आपको समझनी है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। जब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पर जो एडिशन होगा वो स्केलर एडिशन नहीं होगा या स्केलर सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। यहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा?
वेक्टर के नियम का इस्तेमाल करना होगा, वेक्टर के लॉ का यूज करना होगा। ठीक है जी। तो यानी कि जब भी हम किसी भी गिवन चार्ज के ऊपर फोर्स निकालेंगे, वो फोर्स क्या होगा, वेक्टर सम करना है। ठीक है जी। तो अब वेक्टर सम करते हैं, तो आपने 11th क्लास में कुछ जो है लॉज पढ़े होंगे वेक्टर के केस में। कौन कौन से लॉज पढ़े थे? अगर मैं यहां पर लिखूं तो आपने एक पढ़ा होगा पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है जी। ट्राइंगल लॉ पढ़ा होगा। अब आपने ये सारे लॉ तो पढ़े हैं। जब आपने ये सारे लॉज पढ़े हैं तो उनके अंदर जब हम रिजल्टेंट निकालते थे, तो हम क्या करते थे, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में रिजल्टेंट निकालते वक्त मान लो हमारे पास वेक्टर ए है, उसका स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है जी। मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हम जो है क्या करते थे, वेक्टर का एडिशन करते थे इस तरह से, है ना। तो यहां पर हमने जो है पैरेललोग्राम लॉ से हमने जो है इसको यूज कर लिया। तो वेक्टर का एडिशन जब हमने किया वेक्टर, तो हम जो है पैरेललोग्राम लॉ या ट्राइंगल लॉ जो है यूज करेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है। अब बेसिकली ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ये कोई कॉन्सेप्ट जो है, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई कॉन्सेप्ट लगाना है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, हमें क्या करना है, हमें जो है इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे तो वो हम यहां पर देखेंगे। तो यहां पर क्वेश्चंस, बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस हमें करने हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, हम एक एक करके जो है कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। लेट्स से सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन नंबर 1। मैंने बोला कि भाई हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर एक मान लो ये वाला चार्ज है, ये एक सिस्टम है लेट्स से। ठीक है। यहां पर ये चार्ज है आपका Q, दिस इज ऑल्सो Q एंड दिस इज ऑल्सो Q। ये पॉइंट A पर है, ये पॉइंट B पर है और ये पॉइंट C पर है। उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि जो फोर्स जो B पर जो चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। तो अगर मान लो मैंने आपसे बोला फाइंड द नेट फोर्स, हमें क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स ऑन चार्ज B। हमें यहां पर नेट फोर्स निकालना है। तो अब आप कैसे निकालोगे नेट फोर्स? भाई यहां पर आपको ये ध्यान देना है, चूंकि यहां पर कितने चार्ज बन गए, 3 चार्ज हो गए। जब भी 2 से ज्यादा चार्ज आ जाएंगे तो वो एक तरह से क्या बन जाएगा, मल्टीपल चार्ज सिस्टम बन जाएगा। तो जब ये मल्टीपल चार्ज सिस्टम बनेगा तो ध्यान से देखो, पहले हम बी के ऊपर ए की वजह से फोर्स निकालेंगे। तो जब बी के ऊपर ए की वजह से फोर्स निकालेंगे और दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्शन। तो ए की वजह से बी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो बी जो है इस तरफ भागेगा, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। इसके बाद जो बी चार्ज है उसके ऊपर हम सी चार्ज की वजह से फोर्स निकालेंगे। चूंकि ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, दोनों एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। तो बी के ऊपर सी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लग जाएगा, दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मैंने बोला भाई इनका मैग्नीट्यूड निकालो, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या आएगा, कूलम्स लॉ लगाएंगे यहां पर, के ये चार्ज इंटू ये चार्ज, तो दोनों का के क्यू स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, आर, तो ये आर स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान से देखो, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, तो वो क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। लेट्स से ये एफ हो गया, ये भी मैंने क्या मान लिया, एफ हो गया।
अब आपसे बोला गया है नेट फोर्स निकालना है बी पर, तो आप कहते हैं ये बिल्कुल मत कर देना, फोर्स ऑन बी इज इक्वल टू ये एफ, तो 2F इज दी आंसर। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। जब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा? पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। तो जब पैरेललोग्राम लॉ लगेगा तो ध्यान से हम इसको देख लेते हैं। भाई पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो बेसिकली यहां पर यहां से इसको ऐसे बना लेते हैं, ये इस तरह से, तो ये रिजल्टेंट बनेगा दो वेक्टर का, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। और इसी रिजल्टेंट को हम क्या बोलेंगे? ये रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा फोर्स ऑन बी, नेट फोर्स। अब चूंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो आप जो है वो फॉर्मूला लगाओ। तो ये एफ है हमारा, इसको मैं एफ लिख देता हूं, ये भी मैंने एफ लिख लिया क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो यहां से क्या आ जाएगा? एफ स्क्वायर प्लस 2F² कॉस 90 डिग्री। ठीक है जी, पैरेललोग्राम लॉ लगाया। अब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी। तो फोर्स ऑन बी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में 2F²। ठीक है, तो F कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर से। ठीक है, तो √2F आपको मिलेगा। जब √2F होगा तो √2F की वैल्यू आपने क्या देखी थी? KQ² KQ² ठीक है। तो बेसिकली इस तरह के सवालों में आपको क्या करना है? आपको पहले फोर्स निकालने हैं, जो भी इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्स निकालने हैं। फिर क्या करना है? मतलब अलग अलग चार्जेस की वजह से फिर उनको वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना होगा, मतलब वेक्टर के लॉज लगेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम बेसिकली क्वेश्चन ही करेंगे। क्वेश्चन से जो है ना आपको आइडिया लगेगा कि भाई हमें करना क्या है। ठीक है, मान लो हमारे पास एक और अरेंजमेंट है, यह है हमारा लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2। एक अरेंजमेंट और है ट्राइंगल का, जो स्पेशली क्वेश्चन समझने के लिए या कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मान लो तीन चार्ज है। ठीक है जी, अब यहां पर लेट से ये Q है, ये भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज आपका Q है। ठीक है, अब मान लो मैंने बोला कि भाई इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं, लेट से ये A B और ये C। मैंने बोला है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन C। ठीक है, सी पर जो चार्ज है उसके ऊपर आपको नेट फोर्स निकालना है। तो कैसे करेंगे भाई? कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला आपको, पहले हम क्या करेंगे? सी के ऊपर ए की वजह से फोर्स निकालेंगे, फिर सी के ऊपर बी की वजह से फोर्स निकालेंगे। तो कैसे करना है भाई? यहां पर कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। कूलम्ब्स लॉ जब भी आप लगाएंगे तो ध्यान से देखेंगे, लेट से सी के ऊपर ए की वजह से फोर्स आएगा और रिपल्शन फोर्स आएगा, that is equal to force on C due to A। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A वो क्या हो गया? K, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है तो KQ² में लेट से इनका जो ट्रायंगल का जो साइड्स है वो L है, ये भी L, ये भी L और ये भी L। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है जी, सिमिलरली मैं क्या करूंगा? फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू B इस तरह से कर लूंगा। तो यहां पर मैं दूसरा फोर्स निकालूंगा, ये फोर्स ऑन C ड्यू टू B। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B ये क्या आएगा? फोर्स ऑन C ड्यू टू B, तो यहां से देखेंगे KQ² L², ये भी आ गया। तो यहां पर आपने ये देखा, ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड क्या आ गया? सेम आ गया। भाई लेट से यहां पर आ गया F, यहां आ गया F, इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो मैंने F लिख लिया। तो यहां पर कोई समस्या नहीं है ना। अब जब यहां समस्या नहीं है तो हमें तो नेट निकालना है, फोर्स ऑन C हमें तो नेट निकालना है। फोर्स ऑन C वो क्या होगा? गलती से भी इसको 2F नहीं करना,
मैंने आपको बताया फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें बेसिकली वेक्टर एडिशन करना है। जब वेक्टर एडिशन करेंगे तो अब यहां पर पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे। तो लेट्स से कि ये आपका पैरेललोग्राम लॉ बना, ठीक है, मतलब पैरेललोग्राम बना। इसके बाद ये आपका जो है रिजल्टेंट, मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं, ये आपका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इस रिजल्टेंट को आपको निकालना है। ये वेक्टर ए की तरह काम कर रहा है, वेक्टर बी की तरह, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, ध्यान से देखो, ये 60 तो ये भी 60 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फोर्स ऑन सी दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर ए स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड देखो सेम है, तो मैं यहां पर अब डायरेक्ट लिखूंगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू कॉस 60 डिग्री। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। cos 60 की वैल्यू क्या होगी भाई, ये बता दो। sin 60 की वैल्यू √3/2 है ना, और cos 30 sin 30 की वैल्यू 1/2, तो जो sin 30 की होती है वो cos 60 की वैल्यू बनती है, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। तो एफ स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ गया 2f स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से टूट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 3f स्क्वायर, ठीक है जी, स्क्वायर रूट लगाया, f बाहर आ गया तो √3f। जब √3f आया तो आंसर में आपको क्या मिला, फोर्स ऑन सी दैट इज इक्वल टू √3, f की वैल्यू आपके पास क्या है, k क्यू स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर, k क्यू स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इस तरह से हमें जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना है, ठीक है जी। तो ये सवाल आपको समझ में आया कि किस तरह से हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है यूज करना है। तो √3 k क्यू स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर। मान लो ऐसा ही कोई एक और सवाल मैं आपको दे दूं, ऐसा ही एक और सवाल मैं आपको दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मान लो हमारे पास एक अरेंजमेंट है, ये लेट्स से ये अरेंजमेंट है भाई, ये अरेंजमेंट है। अगेन ये डिस्टेंस लेट्स से ये r है, ये भी r, ये भी r, और ये जो है हमारे पास A, B और ये आ गया C, ठीक है, ये 3 पोजीशन आ गई। और चार्जेस जो है लेट्स से यहाँ पर चार्ज है Q, यहाँ चार्ज है -Q, और यहाँ पर चार्ज है आपका Q, ठीक है, ये इसके ऊपर चार्ज है Q। अब की बार एक -Q लगाया है, ध्यान से देखिएगा। इस सवाल को जब करेंगे तो हम कैसे करेंगे, तो फाइंड, मान लो मैंने बोला फाइंड नेट फोर्स ऑन ए। देखो ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रही है। ये मत सोचना कि ये सवाल जो है सीबीएसई में नहीं आएगा, नीट में नहीं आएगा, जाकर के देखना सीबीएसई में जरूर आए हैं ये सवाल। जैसे ये सवाल जो है, ये वाला सवाल जो है सीबीएसई में 1-2 बार आया है, ठीक है, इसके बाद ये सवाल भी 1-2 बार आया है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं हम आपका। ये मत सोचना कि सर ये तो बहुत आसान सवाल है, भाई जिसको आता है उसके लिए तो आसान है, जिसको नहीं आता उसको मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। अब हमें नेट फोर्स निकालना है ए के ऊपर, तो पहले हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी निकालेंगे। तो जब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी निकालेंगे तो कैसे करेंगे, देखो दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव तो रिपल्शन होगा, दोनों दूर जाएंगे। तो बी की वजह से, यानी कि बी पर जो चार्ज है उसकी वजह से ए पर जो चार्ज है वो दूर जाएगा इस डायरेक्शन में। उम्मीद करता हूं इसमें कोई समस्या नहीं है, जैसे अभी हमने पहले किया था। ये आ गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब इसके बाद ध्यान से देखो, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सी जो है ए को अपनी तरफ खींचेगा, सी जो है ए को अपनी तरफ खींचेगा। जब सी ए को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये आ गया आपका फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। तो अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, अगर आप ये निकालोगे तो कूलम्ब्स लॉ लगाओगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, सिंपल है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर।
अब हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी निकालेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ से ये क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। भाई ये मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड क्या है दोनों के सेम। लेट्स से ये से इसको मैंने बोला एफ, इसको बोला एफ। तो इसका मतलब यहां जो फोर्स लग रहा है ये एफ है, यहां जो फोर्स लग रहा है वो एफ है। ठीक है, अभी बाद में लिखते हैं इसको, एफ फोर्स लग रहा है, मैं यहां लिख देता हूं एफ फोर्स। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या लगाना है, पैरेललोग्राम लॉ लगाना है। अब पैरेललोग्राम लॉ जब लगाएंगे तो ध्यान से देखेंगे, लेट्स से वेक्टर ए बन रहा है या वेक्टर बी, तो इनके बीच में यहां जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 120 डिग्री। ठीक है, अब 120 डिग्री जब बनता है तो ये बिल्कुल एक स्पेशल केस है। ठीक है, अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं और जब लेट्स से कि मान लो वेक्टर एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ इंटू कॉस 120 डिग्री, तो ध्यान से देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 180 की वैल्यू बताओ, कॉस 180 की वैल्यू थोड़ा सोच के बताओ, कॉस 180 की वैल्यू क्या होगी भाई, कॉस 180 की वैल्यू -1/2। यहां कोई मजाक नहीं चल रहा भाई, -1/2 तो 2 से टूट जाएगा। तो हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है सीरियस होकर के। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यहां पर क्या आ गया, माइनस एफ स्क्वायर। ध्यान से देखो, है ना, ये 2 से टूट गया, माइनस एफ स्क्वायर। अभी देखो ये वाला एफ और ये एफ उड़ सकता है, तो बचा क्या, ये एक एफ आएगा और ये बाहर आ जाएगा आपका। तो यानी कि इस केस में जो रिजल्टेंट आता है, जो रिजल्टेंट आता है वो किसके इक्वल आ गया जी, एफ के इक्वल ही आ गया। यानी कि अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, और फोर्स ऑन ए नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू एफ। तो आप ध्यान से देखो, ये आपका पैरेललोग्राम लॉ की मदद से हुआ है। तो अब इसका रिजल्टेंट जब बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा कलर से कर देता हूं इसको, दिस इज फोर्स ऑन ए। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। भाई 11th क्लास की फिजिक्स है, यहाँ पर थोड़ी 11th क्लास की फिजिक्स जो है यूज हो रही है। तो आपको ये समझ में आया कि जब हम जो है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ये हमेशा याद रखना, अगर मान लो ए वेक्टर ए है वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच में एंगल 120 बन रहा है, तो रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होगा। यही तो बात समझ में आई भाई। अगर ये मैग्नीट्यूड सेम, ये मैग्नीट्यूड सेम, इनके बीच में एंगल बन रहा है 120, तो जो रिजल्टेंट आएगा हमेशा इनके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ये बहुत आसान हो गया, अब आपको अपने माइंड में ये रख लेना है। ठीक है जी, तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्डअप हो जाता है। इसके बाद कुछ सवाल जो बहुत ही आसान है, 3 अरेंजमेंट में यहां पर बना देता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऐसे लगाना है। तो देखो भाई, मान लो हमने 3 सवाल देखे। क्वेश्चन नंबर 4, एक अरेंजमेंट, मान लो मैंने बोला ये एक चार्ज है, एक चार्ज ये है और एक चार्ज आपका ये है। ठीक है जी, तीनों के ऊपर लेट से ये Q है, ये Q है, ये Q है। ठीक है, मान लो ये A है, ये B है और ये C है। हमें जो है नेट फोर्स निकालना है ऑन B, फोर्स ऑन B। तो अब इस केस में नेट फोर्स क्या होगा, तो अब इस केस में नेट फोर्स जब आप निकालोगे तो अब आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, B के ऊपर A की वजह से फोर्स लगेगा तो रिपल्शन होगा, B के ऊपर A की वजह से रिपल्शन यानी कि दूर फेंकेगा। जब ये दूर फेंकेगा तो ये जो है इस तरफ इस डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे ही B के ऊपर C की वजह से फोर्स लगेगा तो ये दूर फेंकेगा, B के ऊपर C की वजह से इसको रिपेल करेगा तो ये इधर जाएगा। तो यहां पर मैं इसको इस डायरेक्शन में बना देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, लेट से, और ये जो गैप है, लेट से ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है। तो अब इस केस में चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तीनों के ऊपर पोलैरिटी भी सेम है। तो ये एक तरह से क्या बन गया कि रेगुलर पॉलीगन की तरह बनेगा। तो अगर आप इसके ऊपर नेट फोर्स निकालोगे तो क्या बनेगा, 0। ये सिमेट्री बन रही है बेसिकली, है ना। जैसे आप टग ऑफ वॉर में मान लो ये रस्सी कुछ लोग इधर खींच रहे हैं, कुछ इधर खींच रहे हैं और दोनों जो है सेम फोर्स से लगा रहे हैं, तो यहां पर जो नेट फोर्स होगा
एफ नेट, वो क्या हो जाएगा 0। यही की सिचुएशन यहां पर है। तो इस केस में नेट फोर्स क्या आ गया 0। एक अरेंजमेंट इसके अलावा ट्राइंगल का भी बन सकता है। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 5, अगर मान लो मैंने बोला एक अरेंजमेंट ऐसा बनेगा ट्राइंगल वाला, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, बट अब यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि भाई इसमें सेंटर पर, अच्छा हाँ यहां ये पॉइंट था, इन दोनों की वजह से इसके सेंटर पर हमने जो है क्या निकाला था, फोर्स निकाला था, सेंटर पर फोर्स निकाला था। अगर मान लो मैंने इस केस में भी बोला कि सेंटर पर आपको क्या निकालना है, फोर्स, तो सेंटर कैसे निकालते हैं, हम मीडियन निकालते हैं, आपको याद होगा मीडियन से देखेंगे, तो ये मीडियन आ गया है ना, जहां मीडियन कट करती है वो सेंटर हो गया। अब इस पॉइंट पर लेट से आपने कोई चार्ज रखा है, एक और चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, अब इस पॉइंट पर आपको इन तीनों की वजह से नेट फोर्स निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे भाई क्या कर रहा होगा, ये चार्ज इसके ऊपर जब फोर्स लगा रहा होगा तो रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, है ना, इसकी वजह से इसके ऊपर जो रिपल्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो रिपल्शन होगा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो एक पिज्जा का टुकड़ा 3 हिस्सों में बट गया, तो एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, ये एफ, एक ये एफ, तो ये पार्ट कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, रेस्ट में रहेगा, समझ गए। तो यहां पर ये क्या बन गई, सिमेट्री बन रही है। तो इस केस में भी अगर मैंने बोला एफ नेट कहां पर, मान लो ये आपका सी लिख लेता हूं, एफ नेट एट सी, तो वो क्या आ जाएगा आपका 0, सेंटर में 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, मान लो एक और क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन नंबर 6। ये सब अरेंजमेंट है, जब तक ये अरेंजमेंट नहीं समझोगे तब तक आप जो है नीट और जेई के सवालों के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। इस बात को ध्यान से समझो, जब तक आप इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तब तक आप सोचो कि मैं नीट के सवाल कर लूं या जेई के सवाल कर लूं, मुश्किल है। पहले आपको यहां समझना पड़ेगा, अच्छा हाँ इमेजिनेशन करना पड़ेगा कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया। मान लो एक और अरेंजमेंट मैंने बोला भाई, आपको पास एक अरेंजमेंट दे दिया स्क्वायर वाला, ठीक है, ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, चारों चार्ज जो है सेम है, क्यू क्यू क्यू। अब आपसे बोला जा रहा है कि सेंटर पर जो है, सेंटर पर भी हमने एक चार्ज रख दिया, लेट्स से स्मॉल क्यू, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है, लेट्स से हमारा सेंटर है। ठीक है, सेंटर पर आपको नेट फोर्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, बहुत आसान है भाई, आप ये देख लोगे इस चार्ज के इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में सॉरी, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, इस वाले की वजह से इस डायरेक्शन, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है, दूर फेंकेंगे, तो ये चारों फोर्स क्या होंगे, सेम होंगे। जब चारों फोर्स सेम होंगे, रेगुलर पॉलीगन बन रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो ये कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब एफ नेट बेसिकली इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ये समझना होगा कि जो डायग्राम दिया है वो किस तरह का दिया है सॉरी। तो दोस्तों ये था कूलम्स लॉ का, बेसिकली कूलम्स लॉ किस केस में, मल्टीपल चार्ज सिस्टम के केस में, इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो उम्मीद करता हूं आपको कूलम्स लॉ जो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ध्यान से समझो, मैंने 3 वीडियो बनाई है कूलम्स लॉ के ऊपर। सबसे पहली वीडियो जिसके अंदर मैंने कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, बहुत सिंपल फॉर्म में किए थे। इसके बाद दूसरा बताया था मैंने कूलम्स लॉ, दूसरा ये तो मल्टीपल चार्जेस के लिए हो गया। उसके बाद कूलम्स लॉ हमने दूसरा बताया था वेक्टर फॉर्म में, है ना, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में समझा था। ये तीसरा हो गया मल्टीपल चार्ज के फॉर्म में। तो यहां पर कूलम्स लॉ अब कंप्लीटली आपका खत्म हो गया। आप समझ रहे हो, कूलम्स लॉ हमने 3 पार्ट में पढ़ा, एक बार तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा, फिर हमने जो मल्टीपल चार्ज सिस्टम की वजह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझा है। अब जब आप ये तीनों वीडियो को अच्छे से देख लोगे, आपको समझ में आने लगेगा, अच्छा हाँ कब तो इस तरह से करना है, कब इस तरह से करना है और कब इस तरह से करना है, अब आपको ये समझ में आने लगेगा। अब यहां तक की वीडियो कंप्लीट होने के बाद अब जो है कूलम्स लॉ आपका कंप्लीटली खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नीट और जेई के सवाल करेंगे, जिसमें पहले एक लेक्चर में नीट और जेई के मतलब मिक्स करेंगे, ताकि हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकें। सारे क्वेश्चंस तो शायद मैं ना करा पाऊं, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन जैसे मैं यहां भी कराता हुआ चल रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपको सीबीएसई में देखने के लिए मिलेंगे।
और जो नीट और जेईई के होंगे वो सवाल थोड़े से डिफरेंट होंगे। उनको करने के लिए आपको 11th की फिजिक्स अब आपको समझ में आनी चाहिए, जो फोर्स होता है वो क्यों जरूरी है। जब आप बैलेंस करेंगे, इक्विलिब्रियम निकालेंगे, तब आपको वो जरूरी होंगे 11th के कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में नीट और जेईई के कुछ सवाल करेंगे जो कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड होंगे। उसके बाद हम जो है फिर आगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पर एंट्री करेंगे। उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर में जो भी आपको चीजें बताई गई हैं वो अच्छे से समझ में आई, आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप हुआ। आज हमने जो है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल समझा है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान से समझिएगा, मतलब हमने यहाँ पर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल देखा। अच्छा, मैं इसके ऊपर फोर्सेस को भी अगर ड्रॉ करता, ये तो मैंने बताया नहीं भाई, फोर्स आप बना लेते, लेट्स से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, इस तरह से। ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, डायग्राम बनाते हैं आप तो इस तरह से बना लेते, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5। ये बेसिकली इनका सबका वेक्टर फॉर्मेशन मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया था। ठीक है, तो यहां पर हमने जो है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अच्छे से समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नीट और जेईई के जो भी सवाल कूलम्स लॉ के ऊपर आए हैं उनको जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आपको अगर फिजिक्स में कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, या आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर भी अपना मैसेज शेयर कर सकते हो। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि हम इंडिया के लिए फ्री पढ़ाएंगे। आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, अड्डा चड्डा फड्डा गड्ढा कहीं भी, या PW TW VMC TMC कहीं पर भी, अगर आपका फिजिक्स में डाउट है और वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बनाकर